सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहाँ की अवस्थाएं देखेंगे। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने आज किसी भी सोसाइटी में, मैंने कहा तो कल मुझे लगता है कल 70% में ज़्यादा बोला कि मुझे लगता है कि 20% धान खरीदी केंद्रों में 20% ना धान खरीदी केंद्रों में 21 कुंटल धान खरीदी नहीं हो रहा है 20% में, और 80% से ज़्यादा जगहों में कहीं 6 कुंटल 8 कुंटल 14 कुंटल 13 कुंटल इस तरह के धान खरीदी हो रही है। और ऊपर से सरकार अपनी नाकामियों छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। हम FIR करेंगे, ये करेंगे। अरे अपने नाकामियों तो पहले तो छुपाना तो बंद कर दो। मैं तो बोल रहा हूं ना, इस सरकार को चुनौती देता हूं, आपने सोसाइटी वाइज उस खरीदी केंद्र वाइज अनावरी रिपोर्ट आपने तैयार किया है, क्या अनावरी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे? हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए अनावरी रिपोर्ट, तब आपका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। किसको FIR देने का आप धमकी दे रहे हैं? हिम्मत है तो दीपक बेज FIR करिए आप सबसे पहले। तो इस तरह से आपने नाकामियों को छुपाने के लिए हमने कहा कि 13 कुंटल 14 कुंटल किसानों का धान खरीदे, क्या गलत कहा हमने? आपने 3100 का वादा करते हैं और 2300 कुछ रुपए आप खाते में डालते हैं पैसा, तो हमने क्या गलत कहा? तो आप ऊपर से करो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, वरना नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डरा धमका सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डरा धमका नहीं सकते हैं। तो ये धमकी देना, डराना, FIR करना तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन वास्तव में सच्चाई है कि कई खरीदी केंद्रों में बारदाने तक नहीं है। कल का PC का असर हुआ ना, कल का PC का असर हुआ, इसलिए तो राइस मिलर्स को बुला के बात करना पड़ा। और जो 120 से 60 रुपए रहा, आज 120 पे, मुझे लगता है शायद 120 पे इन लोग समझौता हुई है। आखिर क्यों? यही तो डर है। कांग्रेस इसी पे तो चाहती है कि न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस लड़ने को तैयार है। आपकी ये गीदड़ भपकी की धमकी से हम डरने वाले नहीं है। देखिए, हम लगातार इस सरकार के खिलाफ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे, आज भी उठा रहे। एक हमारे महासमुंद के महापौर के साथ कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से नगर पालिका में घुसकर वहां पे मारपीट करता है, उसका FIR 4, साढ़े 4, 5 बजे की घटना है, FIR सवेरे 4 बजे होती है इस सरकार में। दूसरी घटना कि एक पूर्व विधायक उसी महासमुंद में अधिकारियों के खिलाफ में धरने में बैठते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ वहां के कर्मचारी उस विधायक के खिलाफ में बैठते हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? और तीसरी घटना, जिस तरह से कल मनेंद्रगढ़ में जो घटनाएं घटी है, ये सीधा सीधा सरकार की नाकामी है। मैं समझता हूं या फिर प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर है, या फिर जनता का सरकार से भरोसा उठ चुका है। इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में घट रही है। इसलिए सरकार से भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है और जनता में आक्रोश है। मैंने भी उस वीडियो को देखा। दुर्भाग्य है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, लेकिन इस निकम्मी सरकार से जनता का भरोसा प्रदेश से उठ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है और बड़ा सवाल है कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ इस सरकार कर रही है। हम लोग इसी चीज को शुरू से उठाते आ रहे हैं कि सरकार मिलरों को पैसा नहीं दे पा रही है, सरकार पर धान खरीदी के लिए पैसा नहीं और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अब पैसा नहीं इसके पास। आखिर सरकार का इतनी भारी भरकम बजट गया कहां? कहीं सरकार के नुमाइंदों के जेब में तो नहीं गया? आप स्वास्थ्य के मसले पर जो स्मार्ट कार्ड या अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत जो सब्सिडी दी जाती थी उस प्राइवेट अस्पतालों को, पैसा नहीं होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों ने उन सब्सिडी को सीधे सीधा बंद कर दिया है। सीधे हितग्राहियों से अब या मरीजों सीधा डायरेक्ट रकम लेने का काम शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गरीब
और लाचार लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और सरकार गंभीर नहीं है, सरकार की लापरवाही है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, और अगर ऐसा स्थिति है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उन अस्पतालों को तत्काल सब्सिडी का राशि जारी करना चाहिए, ताकि गंभीर मरीज और जो गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए व्यवस्था हो सके। ये मोदी की गारंटी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फेल है। एक तरफ बेरोजगार सड़कों पर है, किसानों से धान खरीदने के लिए सरकार आंख बिचौले की खेल खेल रही है, और दूसरी तरफ 300 करोड़ रुपए के फिल्म सिटी के लिए ये कर रही है। मतलब इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि कहीं किसी हमारे देश से बाहर किसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार होती है और किसी पर अत्याचार होती है, तो इंडिया गठबंधन से सवाल पूछते हैं, अरे भाई केंद्र में सरकार किसकी है, जवाबदारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, राजनयिक किसके पास है, विदेश विभाग किसके पास है, आप कर क्या रहे हो, किसको लाल आंखें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, कहां गया 56 इंच का सीना, कहां गया एक सिर के बदले 10 सिर लाने का। ना इतना झूठे वादे कर आप सत्ता में आए, आप सवाल पूछ रहे इंडिया गठबंधन से, बड़ा अजीब है भाई। आपको अपनी नाकामी को छुपाना बंद करिए, बांग्लादेश में वहां के राजनयिक से बात करके निश्चित रूप से अगर ऐसा घटनाएं हो रही है तो उनको रोकने के लिए सरकार, केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल के जो लोग हैं वो अध्यक्ष और 60 साल के जिलाध्यक्ष बन सकेंगे, और एज लिमिट उन्होंने बीजेवाईएम में भी तय कर दिया है और बाकी भी आप लोगों ने भी उदयपुर, सब काउंसिल और रायपुर में तय किया था, लेकिन वो दिखता नहीं कहीं। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी नकल कर रहे हैं, फोटोकॉपी कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि उदयपुर संकल्प शिविर में पारित हुआ कि कांग्रेस में 50 साल से नीचे के युवाओं को सभी जगह महत्व मिलेगा, उसी का असर है कहीं न कहीं। दीपक बैज आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप लोग के सामने आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं संगठन का। आज मध्य प्रदेश में देखेंगे, वहां के भी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का। तो कांग्रेस ने तो ये फार्मूला पहले से ही लागू कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले देर आए सवेरे आए तो कम से कम आए तो सही। लेकिन कहीं ये फार्मूला मोदी जी को हटाने के लिए तो नहीं है क्या? ये फार्मूला मोदी जी के लिए लागू होगा क्या? पहले भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट इसमें भी स्पष्ट कर ले। परिवार की पार्टी है और उन्हीं को अवसर दिया जाता है। देखिए, गांधी परिवार देश के लिए बलिदान देने वाला परिवार है, देश के लिए त्याग और तपस्या करने वाला परिवार है। सोनिया गांधी जब देश की बात आई तो अपना प्रधानमंत्री पद जैसे टुकराया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे पद और सत्ता लोलुपता वाली पार्टी नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि एक रिमोट कंट्रोल वाली पार्टी है। उनके पार्टी में लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही उनको बोलने का अधिकार है, ना उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी से तुलना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जमीन आसमान का अंतर है। ये धान खरीदी के लिए आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, लोग संविधान रक्षक दिवस मनाने का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश भर में निर्णय लिया है, और सभी प्रदेश कांग्रेसों को उन्होंने सर्कुलर भी जारी किया है। निश्चित रूप से आज हम लोग पूरे प्रदेश के लिए जो एआईसीसी का निर्देश आया है, और उसमें 60 दिन के अंदर 5 बिंदुओं पर हम लोग को जनता के बीच में जाना है। उसके लिए हम लोगों ने आज संभवतः सर्कुलर जारी कर देंगे, और तमाम वरिष्ठ नेताओं को जवाबदारी भी देंगे, और स्वयं मैं भी जाऊंगा। संविधान रक्षक दिवस जो है हमारे संविधान को बचाने के लिए और संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका हक और अधिकार की बात करेंगे। और साथ ही साथ दोनों नगरीय निकाय की चुनाव भी तैयारियां चल रही, दोनों हमारे एक साथ हमारी तैयारियां रहेगी, संविधान रक्षक दिवस भी और नगरीय निकाय चुनाव भी। देखिए, गलत है, मैं समझता हूँ कि एक बेरोजगार और कोई अपने परिवार की रोजी रोटी कर कमाने, अपने परिवार को पालने वाले
अगर सड़क किनारे जगह देखकर अगर कोई ठेले गुमटी अगर लगा लिया है अपने परिवार के लिए, गलत क्या है? कम से कम चोरी और डकैती तो नहीं कर रहा है, उससे तो अच्छा है कि ईमानदारी से काम तो कर रहा है। सरकार के पास लोगों को रोजगार देने के लिए तो कोई साधन है नहीं, और 1 लाख नौकरी का वादा किए, उसका तो कोई दिख नहीं रहा है भविष्य। साथ ही मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा करने वालों का भी अता पता नहीं है। जो घोषणा की है वो अब विधानसभा में है भी नहीं, वो तो ना मंत्री है। तो आखिर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए फिर क्या करेंगे? तो सरकार पास रोजगार है नहीं। इस तरह के मैं समझता हूँ हटाना वो ठीक नहीं है। अपनी रोजी रोटी अगर कमा रहे हैं तो उनको कमाने देना चाहिए, और परिवार को पाल रहे हैं, तो इस तरह से उनको हटाना मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में ये देंगे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हाँ, निश्चित रूप से उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। संभवतः फर्स्ट सप्ताह में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा, और हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो, ताकि यह है कि जहाँ एकदम कमजोर जिले हैं, परफॉर्मेंस कमजोर है, उन जिलों में हम चाह रहे हैं परिवर्तन, और निश्चित रूप से उसको हम करेंगे। नक्सल पीड़ित परिवार और आत्मसमर्पित नक्सलियों को ये तो पिछले सरकार से ही लागू था। पिछले जब हमारी सरकार थी, आप देख रहे हैं कि दंतेवाड़ा और बीजापुर और सुकमा में बहुत सारे हमारे जो पुनर्वास नीति हमारी सरकार ने वहाँ के स्थानीय लोगों के मनसा के अनुसार लागू की थी, ताकि जो सरेंडर नक्सली है और जो नक्सल पीड़ित है उनको नौकरी मिल सके। जो सरेंडर नक्सली है उनके लिए हम कुछ व्यवसाय का साधन उपलब्ध कराए, उनके लिए मकान उपलब्ध कराए। तो पिछले समय से था सरकार, फिर कौन सा नया काम है? आप लोग संविधान यात्रा निकालने वाले हैं, सामने निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस लिया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं, और फिर कल से हमारी बैठकें फिर शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चाहे यूथ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस हो, सभी को जो जीतने के लायक प्रत्याशी उसको मौका देगी। और हम लोगों ने तैयारियां उसके लिए शुरुआत कर दी है, और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उनको हम लोग लगातार आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने तैयारियां जारी रखें। तो निश्चित रूप से हम लोग जो चुनाव जीत सके, पार्टी उसको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। भाजपा कह रही लेकिन कि आप लोगों की हार की हैट्रिक बन चुकी छत्तीसगढ़ में, अब तो चौथी बार होगा। देखिए, चुनाव हर लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का एक हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो पिछले समय 2018 में बुरी तरह से हार गई थी। ठीक है, आज सत्ता में है, अमृत तो वो भी पी के नहीं आए हैं। तो हार जीत होते रहता है, लेकिन हमारा हौसला और इरादा कम नहीं है, मजबूत है। सरकार की नाकामियों को लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से फिर से जनता के बीच में जाएंगे। और 2 छोटे चुनाव है हमारे निचले स्तर कार्यकर्ताओं के लिए, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, उसके लिए तैयारियां हम कर रहे हैं।